Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूँ। अगर आपने पहले का कंटेंट नहीं देखा तो प्लीज़ विजिट कीजिए। आपको बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो मिलेगी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। आज सब न्यूज़पेपर में G20 के जो आउटकम है दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे ये मान लो सबमिट होती है वहाँ पे जो भी डिसीजन होते हैं उनको डिक्लेरेशन बोल देते हैं। तो G20 क्लीन चीज़ क्या होता है भाई? किसी चीज़ को वैसे तो पकड़ना जकड़ना होता है, क्लीन चीज़ बोलते हैं। दोनों मान लो दोनों हाथों को पकड़ते हो आप, क्लीन चीज़ बोलते हैं। जैसे इफ़ यू हैव प्लेड द रेसलिंग देन डेफिनेटली यू आर अवेयर अबाउट द देर इज़ ए पोजिशन ऑफ द क्लीन चीज़। बट क्लीन चीज़ यहाँ पे शिकंजे में रखना या पुख्ता करना है, कर देना। तो इन्होंने अपने जो भी है चीज़ों को न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कर दिया। G20 ने उस चीज़ को पकड़ लिया है या उनको साबित कर दिया है। तो क्या क्या दिल्ली डिक्लेरेशन है, ये हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तब भी आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में। दिल्ली डिक्लेरेशन है क्या? जो भी आगे आने वाले बहुत सारे डे बाई डे वाइज आपके आर्टिकल आएंगे तो सेम जिस्ट यही है जो कि आज हुआ है। दिल्ली डिक्लेरेशन आउटकम डॉक्यूमेंट फॉर G20 समिट। तो ये आउटकम डॉक्यूमेंट है G20 समिट के लिए। क्या क्या आउटकम रहे समिट के? G7 प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस प्रेसिडेंट ऑफ जापान आल्सो असिस्टेड। मतलब यहाँ पे बात करें कि G7 जो कंट्री हैं उनके यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट हैं या प्रेसिडेंट जापान आल्सो असिस्टेड। तो अभी क्या इशू चल रहा था? अब मान लो जो बाली डिक्लेरेशन हुई थी, बाली डिक्लेरेशन में क्या हुआ था कि सब क्रिटिसाइज़ कर रहे थे रशिया को, और G20 कंट्री ने बोला था कि रशिया का जो स्टांस है वो बहुत ही अलग है और उन्होंने मतलब यूक्रेन पे जो अटैक किया है दैट इज़ डेट्रीमेंटल फॉर द इंटरनेशनल ऑर्डर और पीस एंड जो भी ट्रैंक्विलिटी के लिए खिलाफ है, एडवर्स सिचुएशन बना रहा है रशिया। बट यहाँ पे रशिया और जो डिफरेंट कंट्री है उन्होंने कहा कि वी डोंट वांट टू क्रिटिसाइज अस इन दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म। दैट्स वाई जो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया एंड चाइना यहाँ पे आए नहीं थे, तो वो अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं कराना चाहते हैं। तो लाइक डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट द अटैक ऑफ द रशिया ऑन द Ukraine. Even India is having also different perspective with regard to this particular thing, because we are the like traditional ally of the Russia in each and every aspect. But here in the Delhi declaration, all the like European country and Japan also assisting India in this regard. They are saying like here the outcome of the Delhi declaration हम डिस्कस करेंगे। द ट्राई का कौन सा है? जब 2000 इससे पहले का मतलब 22 का कहाँ हुआ था? ये हुआ था बाली में, इंडोनेशिया में। और अभी का जो हुआ रहा इंडिया में, और आगे आने वाला ब्राज़ील में, 2024 का ब्राज़ील में होगा। तो ट्राई का तो ये तीनों कंट्री के प्रेसिडेंट हैं। एंड 2025 में होगा साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका हेल्प इन अराइविंग टू द कंसेंसस, ये सहमति पे आ गई। तो इन्होंने हेल्प किया तीनों कंट्रियों ने, या ये 4th नंबर जो साउथ अफ्रीका 2025 में जहाँ पे समिट होगी, तीनों मिल के बात की और ये कहा कि हाँ वी विल नॉट एक्सेलरेट दैट पर्टिकुलर जो डिस्कशन है अबाउट दी रशिया, उसको लेके नहीं आएंगे। तो इसमें असिस्ट किसने किया? G7 ने, यूरोपियन यूनियन ने और जापान ने भी इस चीज़ में मदद किया कि हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। यहाँ पे बिगेस्ट डिफरेंस फ्रॉम बाली डिक्लेरेशन, जो कि बाली डिक्लेरेशन में ज़्यादा उभर के आया था, जो डिफरेंस था इस G20 की समिट में, ये थोड़ा चेंजमेंट है। नो हार्श मेंशन ऑफ रशिया स्टांस इन यूक्रेन। तो कोई हार्श लैंग्वेज यूज़ नहीं की है अगेंस्ट द रशिया स्टांस जो कि उन्होंने कदम लिया था इन यूक्रेन में। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन सिंपली रेफर्स टू डिफरिंग नेशनल पोजीशन। तो सबकी अलग अलग डिफरेंट न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में सिंपली बताता है कि रेफर्स करता है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, तो ये मतलब होता है कि वही सिंपल टेंस है। तो करता है, ये इंडिया का डिक्लेरेशन रेफर करता है, संदर्भ देता है डिफरेंट नेशनल पोजीशन ऑफ द वेरियस G20 मेंबर्स। तो अलग अलग पोजीशन है G20 मेंबर की रशिया के अटैक को लेके, वार इन यूक्रेन को लेके, विद ए जेनरिक रेफरेंस, जनरल मतलब रेफरेंस दे दिया, नॉर्मल रेफरेंस दे दिया दैट ऑल स्टेट्स मस्ट रिफ्रेन, परहेज करना चाहिए। रिफ्रेन मतलब अवॉइड करना चाहिए फ्रॉम दी थ्रेट, या कोई धक्के से, धमकी से, या यूज ऑफ फोर्स टू सीक, मांगना, टेरिटोरियल एक्विजिशन, किसी से टेरिटोरियल एक्विजिशन लेना मतलब गड़बड़ है, अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उस देश के खिलाफ के शान के खिलाफ है, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट। तो किसी भी स्टेट की मान लो उसकी इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है उसकी स्वतंत्रता के खिलाफ है पर्टिकुलर स्टेट के। तो ये जेनरिक व्यू दे दिया यहाँ पे। बट बाली डिक्लेरेशन में कन्वर्ट सिचुएशन थी, ईच एंड एवरी कंट्री लाइक वेंट फॉर द वोटिंग एंड दे वर क्रिटिसाइजिंग द रशिया स्टांस इन द यूक्रेन वार।
तो यहाँ पे ये डिफरेंट है, आपको ये नोट करना है कि ये डिफरेंस आ गया है। तो डेली डिक्लेरेशन की एक ये है कि उन्होंने जेनरिक व्यू पॉइंट दे दिया है कि हर स्टेट को एक दूसरे की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें जैसे जो ये ट्राई का मैंने बता दिया, पिछले इंडोनेशिया, इंडिया और इधर आगे जो हैं साउथ अफ्रीका वगैरह और ब्राज़ील में जो होने वाली है, ये सारे मिलकर इन्होंने सपोर्ट किया इस चीज़ को। वाई डिड G7 एंड यूरोपियन यूनियन स्टेप डाउन फ्रॉम हार्श क्रिटिसिज्म, ये क्वेश्चन बन सकता है क्यों उन्होंने किया। तो उन्होंने हार्श क्रिटिसिज्म से इसलिए स्टेप डाउन किया या थोड़ा सा रिफ्रेन किया क्योंकि अभी रिसेंटली ब्रिक्स की जो समिट हुई थी पहले, इंडिया जब मान लो इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया उस दिन से पहले दिन PM वहीं थे ब्रिक्स की समिट में। तो वहाँ ब्रिक्स की समिट क्या एक प्रोमिनेंट प्लेस ले सकता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इस ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में। Otherwise, like if we will consider such type of platform like G20 to criticize for Russia, different country have different perspective with regard to their stance in the Ukraine war. And if all the member country are not in consensus, then image of or integrity of that institution would be diluted by the डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो डायलेट हो सकती है। देन ब्रिक्स कैन टेक प्रोमिनेंट प्लेस। तो इसका आंसर ये होगा कि ब्रिक्स प्रोमिनेंट प्लेस ले सकता है। अगर उसमें कंसेंसस नहीं होगा तो फिर इससे क्या है, ये हार्मफुल रहेगा G7 और यूरोपियन कंट्री की जो भी वेस्टर्न कंट्री हैं उनकी इमेज के लिए, उनके ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, क्योंकि वो इसमें इंक्लूड नहीं है। और अदर लोकल इंस्टीट्यूशन जो भी ग्रुपिंग है इधर ग्लोबल साउथ की जो ग्रुपिंग है वो प्रोमिनेंट प्लेस ले सकते हैं। दैट्स वाई दे abstain फ्रॉम द क्रिटिसिज्म। तो इसका आंसर ये रहेगा। अब क्लाइमेट चेंज पे क्या बात की है सभी कंट्रियों ने, तो क्लाइमेट चेंज पे बात की है नीड टू इंक्रीज फंडिंग। तो फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी क्लाइमेट चेंज के लिए। डेवलप कंट्री नीड टू कमिट, तो ये बोल रहे हैं कि डेवलप कंट्री जो वेस्टर्न कंट्री हैं, डेवलप कंट्री हैं, तो उनको इस चीज़ में कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2010 से 2020 के बीच में $100 बिलियन पैसा देना था डेवलप कंट्री को, डेवलपिंग को। तो डेवलप कंट्री देते जो कि USA वगैरह है देते थे डेवलपिंग कंट्री को। तो इन 2010 इट वाज एग्रीड, मतलब ये सहमत हुए थे टू कलेक्ट $100 बिलियन बाई 2020 2020 तक। देन एनुअली ट्रांसफर इट टिल एनुअली मतलब 2025 तक ट्रांसफर करने की बात हुई थी। दैट वाज नॉट डन, जो नहीं किया गया। एंड द डेली डिक्लेरेशन रीआइट्रेट होता है दोबारा से दोहराना दिस कमिटमेंट एंड नोट्स दैट, उन्होंने इस बात को नोट किया दैट डेवलप्ड कंट्री आर लाइकली टू मीट दिस गोल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023। तो ये बोल रहे हैं कि लाइकली टू मीट, ऐसे लग रहा है कि 2023 में वो पूरा कर देंगे टारगेट। एंड लाइक ड्यू टू क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी एंड द चेंजमेंट इन द एनवायरमेंट, नाउ रिक्वायरमेंट हैज़ ग्रोन अप फुल्ली, तो फुली हो गई हैं जो भी रिक्वायरमेंट है। नाउ नॉट द $100 बिलियन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द क्लाइमेट सब्सिडेशन or climate action. We have to increase the amount for the contribution for the climate change. रिकग्नाइज करते हैं कि ये इंक्रीज, मान लो रिकग्नाइज किया दैट नीड टू reduce global greenhouse gas emission by 43% by 2030. Means we have to reduce 43% greenhouse emission by 2030 कंपेरेटिव टू दी 2019 लेवल, 2019 के लेवल से हमें घटाना है। नोट्स दैट ग्लोबल पीकिंग मस्ट अकर बिफोर 2025। मीन्स नोट करते हुए उन्होंने बताया कि 2025 तक हमने पीक पे पहुंच जाना, जो CO2 कार्बन एमिशन है, जो भी कार्बन एमिशन होता है, CO2 एमिशन होता है, तो लगभग मान लो 75 गीगाटन तक पीक चला हुआ है। तो कहते हैं कि यहाँ इससे नीचे 2025 तक पहुँच जाओ। उसके बाद वी हैव टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन बाई 43% बाई 2030। इंक्रीज करना ट्रिपलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 2030 तक हमें ट्रिपल करना है, थ्री टाइम करना है, 3 मल्टीपल करना है जो भी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है अभी। एंड वॉलंटरी डबलिंग द रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूव बाई 2020। तो एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब है लाइक विद द रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज, हाउ मच एनर्जी वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट, that is the energy efficiency. Means we have to utilize maximum renewable energy source, or so that we can assure ourselves to the zero carbon emission up to 2070. And different country have like different perspective. Some country have committed to up to 2050 they will be carbon neutral country. तो 2050 तक। तो ये दूसरा हमारा ये हो गया कि भाई इसमें उस पर्सपेक्टिव में बात की, एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बात की है, जो $100 बिलियन था उसको बढ़ाया है। तो अडोप्शन ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, तो ये भी बोला गया है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में सहमत होंगे, क्योंकि ड्रॉबैक क्या है, तो ग्लोबल फ्यूल अलायंस में इसलिए, बायोफ्यूल अलायंस में इसलिए कंट्रीब्यूशन होगा क्योंकि अगर हम बात करें तो हम 20% बायोफ्यूल एडिशन करना चाहते हैं, 20% बायोफ्यूल एडिशन करना चाहते हैं अप टू 2030। तो 2030 तक 20% जो है हमने बायोफ्यूल एडिशन करना, इंडिया का कमिटमेंट है। अभी 10% था जो कि जून 2022 तक था, और नवंबर 2022 तक था, जो कि हमने टारगेट अचीव कर लिया 2022 जून में ही। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ऑल कंट्री हैव टू इनिशिएट इन दिस डायरेक्शन, और
ईच एंड एवरी कंट्री कंट्रीब्यूशन इज़ हैविंग वेरी पैरामाउंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी। अगर हम बात करें यूएसए, तो इसमें मैं आपको कंटेंट देना चाहूँगा कि यूएसए प्लस ब्राज़ील प्लस इंडिया, ये जो तीनों कंट्री हैं दे आर प्रोड्यूसिंग नियर अबाउट दी 85% ऑफ द इथेनॉल। तो 85% ऑफ वर्ल्ड का इथेनॉल यही लेते हैं और ये बनाते हैं, और 80% ये कंज्यूम भी कर देते हैं। तो वी हैव टू इम्पोर्ट सम टेक्नोलॉजी सो दैट, और ब्राज़ील में इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन सम ऑफ देयर प्रोजेक्ट इज़ वर्किंग ऑन दी 100% बायोफ्यूल, तो बायोफ्यूल पे उनके काम करते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी ईच एंड एवरी कंट्री शुड अडॉप्ट सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी सो दैट वी कैन शिफ्ट टूवर्ड्स लाइक फॉसिल फ्यूल्स टू दी बायोफ्यूल्स में पहुंच सकते हैं, जो कि जट्रोपा वगैरह से बनता है या जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह से भी बनता है। तो अभी ये एक ड्रॉबैक है कि ड्रॉबैक क्या है, नो बाइंडिंग टाइम कमिटमेंट्स फॉर दी फाइनेंस एंड रिन्यूएबल एडिशन। जो फाइनेंशियल का बोला है कि सपोर्ट करना है, उस पर भी कोई बाइंडिंग नहीं दिया है, और एडोप्शन पे भी बात नहीं की है कि किसने फाइनेंस देना है और कब तक अडोप्ट करेंगे। अगर फाइनेंशियल ट्रैक की बात करें तो G20 में 2 ट्रैक होते हैं। देख, तो फाइनेंशियल ट्रैक 1999 में जब बना था तभी आ गया था, क्योंकि, और दूसरा है शेरपा ट्रैक जो कि 2008 में स्टार्ट किया था। 2008 में स्टार्ट इसलिए किया था कि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह हैं या RBI के गवर्नर हैं वो मिलेंगे, वो मीटिंग होगी, तो शेरपा भी डिसाइड होते हैं, आपको पता है इसमें। तो ये फाइनेंशियल ट्रैक तो जो है कि फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह स्टार्टिंग से ही 99 से मिल रहे हैं। फिर एक शेरपा ट्रैक भी है, वो जो कि स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है। तो फाइनेंस ट्रैक में क्या बात हुई है, फोकस ऑन रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन पे बात होगी। इंप्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, जो कैपेसिटी बढ़नी चाहिए जो भी मल्टीलैटरल लेवल पे डेवलपमेंट बैंक हैं। दिस डिस्कशन विल कंटिन्यू इन मराकेश जो एक मोरक्को की जगह है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। मोरक्को की एक जगह है मराकेश। अभी रिसेंटली 6.8 रिएक्टर का वहाँ पे अर्थक्वेक भी आया, हमें याद रखना है, डिवास्टेशन हो गया। आज उसके न्यूज़पेपर में एक उसका भी आर्टिकल है। तो मराकेश में अक्टूबर में होगी मीटिंग, जो कि G20 की होगी, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की होगी। विल मीट इन मराकेश फॉर दी ऑटोमन, मतलब सर्दियों के लिए मीटिंग, स्प्रिंग सीजन में मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल IMF एंड वर्ल्ड बैंक की मीटिंग के बाद इनकी भी मीटिंग होगी मराकेश में, जो मोरक्को की जगह है। तो द डिक्लेरेशन इंडोर्स, जो डिक्लेरेशन आई है वो इंडोर्स करती है दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड रिकमेंडेशन फॉर द रेगुलेशन, सुपरविजन एंड ओवरसाइट क्रिप्टो एसेट्स एक्टिविटीज एंड मार्केट्स एंड ग्लोबल स्टेबल कॉइन अरेंजमेंट्स। तो जो ये दिल्ली डिक्लेरेशन है ये इंडोर्स करती है, इस चीज़ को मतलब मोहर लगाती है दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड बनाया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड 2008 के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था वर्ल्ड पे 2009 में बना था। तो हमें याद रखना कि 2009 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड बना था, जो G20 कंट्री का ये रिकमेंडेशन है, जो भी फॉर द रेगुलेशन, रेगुलेट करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए, ओवरसाइट जो देखने के लिए, निगरानी रखने के लिए, क्रिप्टो एसेट्स, जो क्रिप्टो करेंसी चल रही है, एसेट्स एक्टिविटी चल रही है, या मार्केट एंड ग्लोबल स्टेबल कॉइन, ऐसा कुछ ग्लोबल लेवल पे स्टेबिलिटी लाएँ, ऐसा कॉइन लेके आए, अरेंजमेंट करें ऐसे। तो अब आगे वुमेन की पर्सपेक्टिव से क्या बात की है जो दिल्ली डिक्लेरेशन में, या जेंडर इक्वलिटी के बारे में। एक्सेप्टेड द डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया डिसप्रोपोर्शनेट, जो भी अलग अलग मान लो एक रेशो में नहीं जा रहा है, डिसप्रोपोर्शनेट जा रहा है, अनुपात में नहीं मिल रहा है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि लेडीज़ ज़्यादा वल्नरेबल है। क्योंकि इसका मान लो अगर आप ऐसे लिख रहे हो वुमेन पे, तो ये आएगा कि वुमेन जैसे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी बोला है, या यूनाइटेड नेशन की कई ऑर्गेनाइजेशन ने भी बोला है। क्लाइमेट चेंज है तो लेडीज़ को हाउस होल्ड चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। दैट्स वाई फॉर द फैचिंग ऑफ वाटर दे हैव टू ट्रेवल लॉन्ग ह्यूज डिस्टेंस, दैट्स वाई दे आर मोर वल्नरेबल टू द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से उसको ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि घर के रिसोर्सेज जुटाने पड़ते हैं, ज़्यादा दूर तक चलना पड़ता है, ये दिक्कत है। या और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। तो डिसप्रोपोर्शनेट इंपैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का, जो भी मौसम का चेंज हो रहा है, ऑन ऑल वुमेन एंड गर्ल्स डिसाइडेड टू एक्सेलरेट क्लाइमेट एक्शन। तो उन्होंने एक्सेलरेट किया, बढ़ाने के लिए क्लाइमेट एक्शन, उसको मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो उसको एक्शन लेने के लिए, विद जेंडर इक्वलिटी एट इट्स कोर। तो जो इंसान को मतलब औरतों को और मैन को बराबर समझना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी कोर सब्जेक्ट रहना चाहिए। तो ये डिक्लेरेशन में बोला है एग्रीड टू एस्टैब्लिश न्यू वर्किंग ग्रुप। तो एक एग्री हो गए हैं सारे कंट्री के, न्यू वर्किंग ग्रुप बनेगा ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन ऑर्डर टू फर्दर वुमेन प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। तो एम्पावर करने के लिए वुमेन को, या जेंडर इक्वलिटी बनाने के लिए। कमिटेड टू क्लोजिंग जेंडर गैप, जो जेंडर गैप चल रहा है मान लो लेके औरत में और मैन में, तो ये उसको चेंज बंद करेंगे। प्रमोटिंग फुल इक्वली एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग। तो पॉलिसी मेकिंग में लेडीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इफेक्ट लेने के लिए उनको इंक्लूड किया जाएगा। ब्रिजिंग द लेबर फोर्स गैप, जो लेबर फोर्स गैप है, मान लो लेडीज़ कम काम करती हैं, जेंट्स कम ज़्यादा काम करते हैं, उसको भी या
प्रमोटिंग करेंगे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट जो एजुकेशन है, क्योंकि आपको पता है ह्यूमैनिटी वगैरह के लिए जो आर्ट्स के लिए लड़के ज़्यादा पढ़ते हैं, स्टेम एजुकेशन कम लेती हैं, जो साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वगैरह होता है। फॉर दी गर्ल्स, एडवांसिंग वुमेन इन वर्कफोर्स में लेके आए, स्ट्रेंथिंग सोशल प्रोटेक्शन, समाज में भी उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, एलिमिनेटिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस, जो भी वायलेंस हो रहा है जेंडर को लेकर, प्रमोटिंग फाइनेंशियल, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो उनका फाइनेंशियल में इंक्लूड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होने चाहिए, पैसे में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और चैलेंज करना चाहिए जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवादिता है, ऑर्थोडॉक्स जो चीज़ें हैं उनको कम करना, ब्रिज द डिजिटल जेंडर डिवाइड, मतलब डिजिटलाइज नहीं है लेडीज, वी हैव टू ब्रिज दैट गैप आल्सो विद द हेल्प ऑफ द डिजिटलाइजेशन और फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी। तो इंक्रीज मेंबर टू अडॉप्ट जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसी, जेंडर रिस्पॉन्सिव मतलब जेंडर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिव पॉलिसी बनानी चाहिए टू क्रिएट एन इनेबलिंग एंड इंक्लूसिव एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिजिटल इकोनॉमी। ऐसा डिजिटल इकोनॉमी बनाना चाहिए कि सबको इंक्लूड करना चाहिए, मैन को वुमेन को दोनों इक्वल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फॉर वुमेन लेड एंड ओन्ड बिजनेस, जो मान लो एंटरप्रेन्योरशिप हमें इसमें आगे लेके आनी है, एंटरप्रेन्योरशिप लेके आएंगे तो लेडीज़ भी आगे बढ़ेंगी, और एमएसएमई की हेड बनाएंगे तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। आल्सो कमिटेड टू सपोर्ट जेंडर रिस्पॉन्सिव और एज सेंसिटिव न्यूट्रिशन एंड फूड सिस्टम, तो एज को लेके भी जो फूड सिस्टम होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए, ऐसा भी सिस्टम दिल्ली डिक्लेरेशन में कहा गया है। अदर इंक्लूजन, स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी अक्रॉस, तो अदर इंक्लूजन क्या है, स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन दोष लगाया गया है या उसका बुराई की गई है टेररिस्ट एक्टिविटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। इन दिस रिगार्ड इंक्रीज कमिटमेंट टू सपोर्ट FATF, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो कि ग्रे लिस्ट वगैरह में डालती है, पाकिस्तान को डाला हुआ है, नॉर्थ कोरिया को डाला हुआ है, G20 का ही एक पार्ट है ये, इन्होंने बात की है इंक्रीज कमिटमेंट टू सपोर्ट FATF एंड इट्स फंक्शन टू रेस्ट्रिक्ट टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज क्राइम फाइनेंसिंग मनी लॉन्ड्रिंग, जो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, भाई पैसे को धुलते कैसे हैं कि आपका इलीगल मनी है उसको आप किसी प्रोजेक्ट में लगा दो तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, उसको साफ दिखा दोगे तो, या टेररिस्ट क्राइम फाइनेंसिंग है जो है उसको ये कंट्रोल करने की बात की गई है। फोकस ऑन इंक्लूसिविटी, सबको सम्मिलित करेंगे, लाइक इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। तो आपको पता है सिंस 1990 जब ये फॉर्म हुआ है, फ्रॉम द इट्स इंसेप्शन इट हैज़ नॉट इंक्लूडेड एनी एक्स्ट्रा मेंबर, क्योंकि जो स्टार्टिंग से थे वही थे, बट अफ्रीकन यूनियन को विद द हेल्प ऑफ द इंडिया ये इंक्लूड किया गया है। फोकस ऑन हियरिंग वॉइसेस ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड, तो ये तो डेवलप्ड वर्ल्ड भी इनको वॉइस सुनेंगे, अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड कर दिया गया है। डेवलपिंग आदमी जो कंट्री हैं उनका भी एक वॉइस होगा, एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया आल्सो, बिकॉज नाउ इंडिया रिप्रेजेंटिंग इट सेल्फ एज ए ग्लोबल साउथ वॉइस, और नाउ if we are able to include the African Union in the Delhi Declaration, then automatically we will have a master voice in the global south concern। तो global south में हमारी एक हेजेमनी आएगी और हमें इसका लिवरेज मिलेगा। तो रिफ्यूजी विद द स्कोप ऑफ नेशनल लेजिस्लेशन, कमिटमेंट टू प्रमोटिंग रिस्पोर्ट, तो रिस्पेक्ट बनेगी, इंडिया की रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी भी होगी, डायलॉग एंड टॉलरेंस की बातें होंगी, सहनशीलता की बातें होंगी। हार्नेस AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड एंड फॉर ऑल, सबके लिए इकट्ठा लिया जाएगा, मतलब उसका बेनिफिट लिया जाएगा, मैं उससे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, सबके लिए बेनिफिट हो। रीअफर्म्ड कमिटमेंट ऑफ G20 2019, दोबारा से 2019 में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रिंसिपल लिया कि रिस्पॉन्सिबल स्टूवर्डशिप और ट्रस्टवर्दी AI। तो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवारी स्टूवर्डशिप होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से ढंग से प्लान करना, ऑफ ट्रस्टवर्दी इस पे सब ट्रस्ट करें AI। ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करना, मशीन लर्निंग का ऐसा यूज़ करना कि ये किसी भी कंट्री पे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बर्डन ना पड़े, और ये ऑटोमेटिकली सबके इसका पॉजिटिव वे में यूज़ करना, नो कि नेगेटिव वे में यूज़ करना। तो ये बात हुई है वहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन में। तो अभी इसमें हमने बात की कि वुमेन के लिए क्या बात की है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, उनको मेंबरशिप में इंक्लूड करना है और ये हार्नेसिंग करना है AI का जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। इतना ही हमने अब तक ये डिस्कस किया। आगे चलते हैं, फूड सिक्योरिटी पे क्या क्या बात हो रही है। एम्फेसाइज, अब आपको पता है कि हमने भी राइस एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है, क्योंकि वी आर हैविंग राइस स्केर्सिटी एट इंडिया, दैट्स वाई वी आर इम्पोजिंग सम लाइक जो छोटे चावल हैं उन पे भी हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। और वार की वजह से यूक्रेन इज़ ए लाइक ग्रेन बाउल ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर हैविंग रेस्ट्रिक्शन, और उसके लिए ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है तो उसको भी दोबारा से रिवाइव करने की बात की गई है। एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंक्रीजिंग एक्सेस टू द अवेलेबिलिटी एंड एफिशिएंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर इनपुट्स। जो एग्रीकल्चर इनपुट्स चाहिए, खेती के लिए कोई भी इनपुट चाहिए तो उसको प्रोवाइड कराएगा, इंक्लूडिंग थ्रू स्ट्रेंथनिंग द लोकल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। Like each and every country should have access to the resources so that they can produce more and more and export, or it can be beneficial to the whole world. Improving soil health बढ़ानी है, commit to supporting developing country, जो developing country उनको support करो, efforts प्रयास करो, capacity to address their food security challenges। तो उनके फूड सिक्योरिटी के जो प्रॉब्लम है उनको एड्रेस करना चाहिए। वर्क टुगेदर टू एनेबल एक्सेस ऑफ अफोर्डेबल सेफ न्यूट्रिशन हेल्थी डाइट्स होनी चाहिए, टू फोस्टर द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ द राइट टू एडुकेट फूड, जो कि मतलब प्रोग्रेसिव राइट है
वैसे तो फंडामेंटल राइट होते हैं, बट प्रोग्रेसिव राइट ये आगे बढ़ के एक राइट और मिला हुआ है कि राइट टू फूड होना चाहिए सबके पास, सब 2 टाइम की रोटी खा के सोन, तो फॉर दैट सबको इंक्लूड करना इस चीज़ में। कमिटिंग टू स्ट्रेंथिंग, तो उसके लिए G20 ने 2011 में इनिशिएटिव लिए थे, जो उनका नाम लिया गया, दोबारा से रिएट्रेट किया, स्ट्रेंथ करना, मजबूत करना है एग्रीकल्चर मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है, आप नेट पे जाके देख सकते हैं। ये 2011 में G20 कंट्री ने आया था कि यहाँ पे अपने अपने इन्फॉर्मेशन रहेगी हर कंट्री की, कैसे कैसे पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या करके हम आगे बढ़ा सकते हैं अपने एग्रीकल्चर को। एंड सेकंड इनिशिएटिव है जो GOGLAM बोलते हैं, जिसको ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन ग्लोबल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, मतलब ग्लोबल लेवल पे एग्रीकल्चर की मॉनिटरिंग हो रही है, वही है ग्लोबल ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन। अर्थ ऑब्जर्वेशन पे ग्रुप है जो कि बात करता है एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग की, कैसे कैसे कहाँ पे खेती हो रही है, कितना हो रही है। तो उसके लिए ये कहा कि उन्होंने स्ट्रेंथन करना चाहिए हमें इंस्टीट्यूशन को, और दोबारा से इस पर कमिटमेंट रहना चाहिए मजबूत करने के लिए। आगे सब कंट्री की पार्टिसिपेशन चाहिए और अपने अपने डाटा को, इन्फॉर्मेशन सिस्टम को अपडेट करते रहना चाहिए। अब ग्लोबल कोऑपरेशन के क्या बात की है G20 ने, अडोप्शन ऑफ दिल्ली डिक्लेरेशन डिस्पाइट इनिशियल लैक ऑफ कंसेंसस सो कमिटमेंट टू कोऑपरेशन। इसकी मतलब क्या है, बेनिफिट हुए हैं क्या, ये पॉजिटिव आउटकम है इसके। दिल्ली डिक्लेरेशन इनिशियल लैक ऑफ कंसेंसस थे, सहमत थे, क्योंकि पता है सबको जो रशिया के स्टैंड को लेके, जो यूक्रेन पे अटैक हुआ है उसको लेके सबके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, बट सब कंट्री का एक साथ है तो उसमें चीज़ें ईजी से समझ जाएंगे। तो इनिशियल लैक ऑफ कंसेंसस था, पहले सहमति कम थी, सोज कमिटमेंट टू कोऑपरेशन, बट स्टिल लाइक ऑल द कंट्री हैव रीच्ड टू द कंसेंसस, इट मीन्स ऑल आर विलिंग टू कोऑपरेट, सब मतलब कोऑपरेट करना चाहते हैं, एक साथ देना चाहते हैं, दैट्स वाई दे हैव रीच ऑन दी कंसेंसस, सहमति पे पहुंचे हैं, इसलिए ज़्यादा बात नहीं की रशिया के बारे में उन्होंने, ये पॉजिटिव आउटकम है। सेकंड है इंक्लूजन ऑफ AU, तो अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड कर दिया ड्यूरिंग दी इंडिया प्रेसिडेंसी, इंडिया टेक्स फॉरवर्ड आवर कमिटमेंट टू ग्लोबल साउथ, जो हमारा कमिटमेंट है कि भी सबका साथ, सबका विकास, सबको इंक्लूसिव करके चलेंगे, तो हमें ये ग्लोबल साउथ में एक लिवरेज देगा, हमारी इमेज बनेगी, मेक इंडिया द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, इंडिया बन जाएगा ग्लोबल साउथ की आवाज़, इसके लिए लीडरशिप रोल निभाने का काम आएगा। अब आगे थर्ड पॉइंट है कि अब पॉसिबिलिटी ऑफ रिवाइवल ऑफ ब्लैक सी ग्रेन इंस्टीट्यूट, मैंने बात की थी ना कि जो यूक्रेन में वहाँ से ब्लैक सी से रूट मिलता है, वहाँ से जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं गेहूँ, अभी वो रिसेंटली एक्सपायर हुआ तो उसको रिवाइव करने की बात की है, ये डिक्लेरेशन में इसको इंक्लूड किया गया है। ड्रॉबैक क्या है, नेगेटिव आउटकम क्या है, बट अब्सेंस ऑफ 2 इंपॉर्टेंट जो P5 कंट्री के परमानेंट 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं, उनके 2 के हेड नहीं थे, रशिया का, वो दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर द इंडिया लीडरशिप। तो इंडिया आज मतलब लीडरशिप अच्छा काम किया, बट ये रशिया और चाइना के प्रेसिडेंट नहीं थे यहाँ पे, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो अब इस पूरे आर्टिकल में हमने ये बात की है, मैं उसको रिट्रेट कर देता हूँ, दोबारा से दोहरा देता हूँ। पहले बात की रशिया का जो स्टांस है उस पर क्या क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे, फिर भी कंसेंसस पहुंच गए इंडिया की लीडरशिप में, ये बहुत अच्छी बात है। G7 कंट्री ने और जो जापान वगैरह ने भी इसमें हेल्प की, और जो कि ट्राई का है, मान लो पहले इंडोनेशिया में हुई थी मीटिंग G20 की, फिर अब इंडिया में हो रही है, वो 2024 की ब्राज़ील में हुई, 25 की साउथ अफ्रीका में, सबने साथ दिया इस बात पे। फिर डेवलप्ड कंट्री के बारे में बात करते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने कंट्रीब्यूशन करना था 2010 से 2020 तक $100 बिलियन, बट वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा 2023 में लाइकली टू कंप्लीट वो कर देंगे इस चीज़ को, और आगे मतलब सपोर्ट करते रहेंगे और ज़्यादा अमाउंट में, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, क्लाइमेट चेंज को हम मिटिगेट कर सकें, एक्शन ले सकें इसके खिलाफ। आगे बात हुई कि बायोफ्यूल्स के बारे में। बायोफ्यूल्स का कंसेप्ट ये है कि 10% हमने 2022 जून तक कंप्लीट कर लिया था, जो कि टारगेट था नवंबर तक का 2022 का, और 2030 तक हम 20% ब्लेंडिंग करना चाहते हैं कि बायोफ्यूल्स में। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो USA, ब्राज़ील और इंडिया लगभग 85% जो प्रोड्यूस करते हैं बायोफ्यूल्स, और 80% यूज़ भी कर लेते हैं, मीन्स वी आर असरिंग आवर सेल्फ टू दी कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा कमिटमेंट 2070 तक है, USA का 2050 तक है, और भी कंट्री डिफरेंट, चाइना का 2060 तक है, 60 तक है। तो ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में पहुंचेंगे, सभी कमिटमेंट करेंगे या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी देंगे, टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी, तो ऑटोमेटिकली हम उस पर पहुंच जाएंगे। फाइनेंशियल ट्रैक की बात करें तो यहाँ पे बात की कि टेररिस्ट जो मैंने बताया कि 2 ट्रैक होते हैं, कि तो फाइनेंशियल ट्रैक है, एक शेरपा ट्रैक है, शेरपा ट्रैक 2008 में आया था। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रैक में बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी को कब करना है और ऐसा यूज़ करना है कि भाई सबके वेलफेयर के लिए हो, ऐसे स्टेबल कॉइन लेके आए जो कि सबकी मार्केट में। बट आके इसकी डायरेक्शन में अक्टूबर में मार्राकेश जो मोरक्को है, साउथ मान लो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मोरक्को का जो नॉर्थ एरिया में मोरक्को कंट्री है, उसकी मराकेश कैपिटल है, और रिसेंटली उसमें 6.8 रेक्टर स्केल्स का भूकंप भी आया, जिससे वहाँ जो मराकेश के साइड में रेड वाल है वो ध्वस्त हो गई है, कल की न्यूज़ है। तो यहाँ पे वो भी उसमें इनकी मीटिंग हो गई, तो कुछ ना ये आउटपुट लेके आएंगे, सुपरविजन करेंगे, रेगुलेशन करेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड भी बनाया था 2008 में, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का काम है कि सुपरवाइज करेगा, ये ओवरसाइट करेगा, चीज़ों को देखेगा, क्या निगरानी रखेगा।
अब फिर जेंडर पे बात की, वुमेन पे बात की कि कैसे कैसे वुमेन के लिए क्या क्या करना है, उनको ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में लेके आना है। जेंडर इंक्लूसिविटी के बारे में बात की, उनके लिए एमएसएमई के हाइट बनाओ, एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाओ, ताकि जो भी वर्किंग ग्रुप भी इस लेवल में काम कर रहा है, एम्पावर करना है, जेंडर गैप को कम करना है। साइंस टेक्नोलॉजी की जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है वो उसको उसमें एजुकेशन बढ़ानी है लेडीज़ की। स्टीरियोटाइप को ख़त्म करना है। वो जो भी बात है ये आपके ऐसे में यूज़ हो सकते हैं। अभी जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसी बनानी है, स्पेसिफिकली जो लेडीज़ के लिए पॉलिसी बना के लानी है, उनको एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ाना है। अदर इंक्लूजन क्या है कि जो उन्होंने बात की टेररिस्ट एक्टिविटी जो क्रॉस हो रही है, मान लो FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क होती है जो कि टेररिस्ट फंडिंग को रोकती है, उसके बारे में बात की कि उनको सबको सपोर्ट करना है उस चीज़ में, और उन चीज़ों को रोकना है हर कंट्री को। अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया गया है, तो ये ग्लोबल साउथ की एक बायस हो जाएगी, इंडिया एज ए रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, क्योंकि आज तक 1999 से आज तक इन्होंने किसी को इंक्लूड नहीं किया था, अब हो गया इंक्लूड। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात की कि उसको एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्डशिप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, ट्रस्टवर्दी, जिस पे विश्वास हो गए, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट ना लेके आए और इलीगल यूज ना हो। G20 का फिर फूड सिक्योरिटी पे बात है कि जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है उसको आगे रिवाइव करने की बात की है, ताकि सब पूरे वर्ल्ड की फूड सिक्योरिटी स्टेबल हो। उसके एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन हबर्ड्स के फर्टिलाइजर का एक्सेस हो हर कंट्री को, उसके लिए 2011 में जो एक जियोग्लैम करके एक इनिशिएटिव था G20 कंट्री का, या फिर AMIS है जो कि एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इनको स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना है और नए नई डाटा अपडेट करते रहना है। G20 का ग्लोबल कोऑपरेशन की बात की है कि सबको कोऑपरेट करना है, इसी पर्सपेक्टिव से कि स्टार्टिंग में सबने इसका पॉजिटिव आउटकम क्या है कि सबने कोऑपरेट किया, रशिया के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, और अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया, तो ये इंडिया की इमेज बढ़ाएगा, ग्लोबल साउथ में एक मास्टर वाइस बनेंगे इंडिया। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को भी आगे ले जाएंगे। थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट P5 मेंबर में आते हैं रशिया और चाइना, वो इंक्लूड नहीं थे। यहीं पे आज का आर्टिकल ख़त्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई दिन आप इसके ही मतलब अक्रॉस घूमते रहेंगे, ऐसे ही आर्टिकल आएंगे G20 की जो क्या आउटकम हो रही है, दिल्ली डिक्लेरेशन क्या क्या इंपॉर्टेंस है। थैंक यू वेरी मच।